So hello everyone, ready for the today's class, but let's have a quick review about the yesterday's class, then we will start. So कल हमने पढ़ा था about the scalar field, vector field, divergence and curl, gradient and directional derivative. कुछ बेसिक जाना था about the vector. स्केलर फील्ड क्या होती है, वेक्टर फील्ड क्या होती है, डेल ऑपरेटर, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे I'll add up some points in yesterday's lecture. स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, दो फील्ड हमारे पास थी। उन दो फील्ड में हमने जो ऑपरेटर लगाया था दैट वाज डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर हमने यूज़ किया था स्केलर फील्ड में और वेक्टर फील्ड में। तो स्केलर फील्ड में जब हमने यूज़ किया था दैट वाज ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और जब हमने वेक्टर फील्ड में यूज़ किया था तो क्या था, डाइवर्जेंस और कर्ल। स्केलर फील्ड का जब हमने ग्रेडियंट निकाला तो वो आया था वेक्टर क्वांटिटी, और जब हमने वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकाला तो वो क्या आया था, स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव और कर्ल बोथ आर एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन, तो ये दोनों ही हमारे वेक्टर क्वांटिटी हुए। एंड वन थिंग कि जब कोई सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट पर हमें ग्रेडियंट निकालने को बोला जाता है तो उस पॉइंट पर मल्टीपल स्लोप्स हैं, उसमें से जो हाईएस्ट स्लोप है दैट वाज ग्रेडियंट। बट वो ग्रेडियंट हमें कहाँ पर मिलेगा, सपोज दिस इज द सरफेस, ठीक है, इस पॉइंट पर बहुत सारे स्लोप हैं, एक ये स्लोप है, एक ये स्लोप है, एक ये स्लोप है और एक ये स्लोप है। तो इस वाली सरफेस पर हाईएस्ट स्लोप कौन सा है, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप मैक्सिमम है। और अगर आप एंगल ऐसे कर दोगे तो ये स्लोप कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा, ग्रेडियंट इज मैक्सिमम स्लोप, तो ग्रेडियंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। रिमेंबर दिस पॉइंट, ग्रेडियंट विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो सरफेस के नॉर्मल में जो स्लोप आएगा दैट विल बी ग्रेडियंट, और वो स्लोप हमेशा कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और हमने क्या बात की थी, और हमने बात की थी अबाउट द डाइवर्जेंस एंड कर्ल। किस तरह की फील्ड डाइवर्जेंस और कर्ल क्रिएट करती है। हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स थे तो वेक्टर फील्ड हमारी बनी। अब वेक्टर फील्ड में मल्टीपल वेक्टर्स किस तरह के अरेंजमेंट में प्लेस्ड हैं वो देखते हैं। सपोज अगर डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है तो किस तरह की फील्ड से हो रहा है, हमारे पास एक वेक्टर ये, ठीक है, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये। इस तरह से हम फील्ड को प्लेस कर सकते हैं। एक तरीका यहाँ पर एक तरीका ये, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पर देखें तो वाई एक्सिस के अलाउंग इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम, इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम, इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम, और एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या है, मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो एक्स एक्सिस के अलाउंग इस पाथ पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, इस पाथ पर मैग्नीट्यूड सेम, इस पाथ पर सेम, बट वाई एक्सिस के अलाउंग क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है। तो इस तरह की जो फील्ड होगी वो क्रिएट करेगी डाइवर्जेंस, और इस तरह की जो फील्ड होगी वो क्रिएट करेगी कर्ल। यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया था तो वो क्या कर रहा था, इस ऑब्जेक्ट में कर्ल की टेंडेंसी ला रहा था, वो उसको मूव करा रहा था इस तरह से, कर्ल की तरह से। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जब हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया था तो वो हमें क्या बता रहा था, वो हमें बता रहा था कि इनपुट में क्या हम दे रहे हैं और आउटपुट में क्या आ रहा है, इनलेट और आउटपुट में डिफरेंस क्या है, तो कितना पोर्शन डाइवर्ज हुआ। तो ये हमें बता रहा है डाइवर्जेंस और ये हमें दे रहा है कर्ल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम से इनलेट हुआ वाटर, आउटलेट हुआ वाटर, तो
अंदर वाटर का जो फ्लो है वो कितना डाइवर्ज हुआ ये बता रहा है डाइवर्जेंस। बट अगर आप वाटर फ्लो की बात करो इन द केस ऑफ रिवर, तो रिवर में ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, मल्टीपल वेक्टर्स हैं, उसके ऊपर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस कर दिया। अब वो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जो मल्टीपल वेक्टर्स है ना उनकी जो डिफरेंशियल टेंडेंसी होगी वो इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से रोटेट कराने की टेंडेंसी रखती है। तो ये जो वेक्टर्स हैं, जो ये वाटर फ्लो के जो वेक्टर्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में कर्ल का मोशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जेंस एंड कर्ल। नाउ स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लाप्लासियन ऑपरेटर, ग्रीन्स स्टोक्स और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, किस लिए, फॉर लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है, हमने डेल ऑपरेटर पढ़ा था। डेल ऑपरेटर क्या बता रहा था, दैट वाज टेलिंग अबाउट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एंड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, कि हर डायरेक्शन में कितनी चेंज आ रही है क्वांटिटी में। तो डेल लाप्लासियन ऑपरेटर क्या है, इट इज डेल स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाप्लासियन ऑपरेटर, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो हाउ वी डिफाइन इट, this will be del by del z square, this is लाप्लासियन ऑपरेटर। अब डेल ऑपरेटर जो था वो हमने स्केलर फील्ड में लगाया, स्केलर फील्ड में लगाया तो हमने लगाया ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव की तरह, वेक्टर फील्ड में लगाया तो वेक्टर फील्ड में हमने लगाया डाइवर्जेंस और कर्ल की तरह। लाप्लासियन ऑपरेटर हम स्केलर फील्ड में भी लगा सकते हैं और वेक्टर फील्ड में भी लगा सकते हैं, बट लगाने का तरीका ध्यान से देखना। अगर हम इसको स्केलर फील्ड में लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये रही हमारी स्केलर फील्ड। अब ये क्या डिफाइन कर रहा था, दिस इज ग्रेडियंट, और ये क्या शो कर रहा है, डाइवर्जेंस, डेल डॉट इज डाइवर्जेंस। तो लाप्लासियन ऑपरेटर इन द केस ऑफ स्केलर फील्ड कैसे डिफाइन हो रहा है, इट इज डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट, कि ग्रेडियंट में डाइवर्जेंस कितना हो रहा है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप में डाइवर्जेंस कितना है, कि स्लोप में चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, फिजिकल मीनिंग समझते चलना है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, दिस इज लाप्लासियन ऑपरेटर इन केस ऑफ स्केलर फील्ड। तो अब डेल ने क्या बताया, डेल ने बताया कि कितना चेंज आ रहा है, और लाप्लासियन ऑपरेटर ने क्या बताया कि ग्रेडियंट में कितना चेंज आ रहा है, स्लोप में कितना चेंज आ रहा है। और ग्रेडियंट को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ग्रेडियंट इज कॉल्ड मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फंक्शन नहीं, इट इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। ग्रेडियंट की जब भी बात करेंगे तो मैक्सिमम टर्म नहीं बोलना। अब हम इसे लगाते हैं वेक्टर फील्ड पर, तो डेल स्क्वायर इज व्हाट, डेल डॉट डेल वेक्टर फील्ड। डेल ऑपरेटर वेक्टर फील्ड पर इस तरह से लगेगा क्या, हम डेल ऑपरेटर को इस तरह से वेक्टर फील्ड पर नहीं लगा सकते। ग्रेडियंट कहाँ पर निकालते हैं, स्केलर फील्ड पर। ये क्या दिखा रहा है, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड नहीं, तो इसको इस तरह से नहीं कर सकते, ये तो हो गया हमारा मीनिंगलेस। तो हमें अब जब वेक्टर फील्ड पर ऑपरेटर लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, डेल स्क्वायर ऑफ वेक्टर फील्ड डायरेक्ट। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे, सपोज वेक्टर फील्ड गिवन है एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ये रही हमारी वेक्टर फील्ड। अब हमें लाप्लासियन ऑपरेटर इस पर लगाना है, क्या आएगा, लगा डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के, पूरा का पूरा वेक्टर डेल स्क्वायर के साथ ऑपरेट हो रहा है। तो जब डेल बाई डेल स्क्वायर किया तो पूरा वेक्टर आएगा। ठीक है,
प्लस जब डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर किया तब भी क्या आएगा, पूरा वेक्टर आएगा। और फिर जब हम z के साथ करेंगे तब भी पूरा वेक्टर आएगा। क्यों कर रहे हैं इसको, एक सेकेंड में पता चलेगा। अब देखो यहाँ से अगर हम fx, fy और fz को कॉमन लें तो क्या मिलेगा, fx अंदर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर आई है प्लस, अब अगर हम y को कॉमन लें एफ वाई को तो यही पूरी चीज अंदर मिलेगी हमें, तो हम इसको पूरा नहीं लिख रहे, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं जे प्लस, इसका मतलब है ये पूरा, ठीक है। और एफ जेड के साथ भी यही टर्म मिलेगा, ठीक। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये पोर्शन क्या बता रहा है हमें, ये पोर्शन है हमारा डेल स्क्वायर। तो अब हम डेल स्क्वायर एफ को कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स आई कैप प्लस डेल स्क्वायर ऑफ एफ वाई जे कैप प्लस डेल स्क्वायर ऑफ एफ जेड के, ठीक है। तो डेल स्क्वायर ऑफ एफ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो लाप्लासियन ऑपरेटर हम जब भी वेक्टर फील्ड में लगाएंगे तो हमें पूरा इस तरह से लगाना है, ठीक है। हम उसको इस तरह से डेल डॉट डेल एफ नहीं लिख सकते, इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखना है क्योंकि हम ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड का नहीं ले सकते। हाँ, अगर ये स्केलर फील्ड होती तब हम यहाँ पर इस तरह से करके लाप्लासियन निकालेंगे और वो हमें देगा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। एक लाइन याद होनी चाहिए। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, वेक्टर फील्ड है, अब हमें उसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हम कैसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम किसी पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसी सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर सकते हैं और किसी वॉल्यूम के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखो एक वेक्टर फील्ड है, ठीक, ये रही वेक्टर फील्ड। अब हम इसका देखेंगे लाइन के अलॉन्ग, सरफेस के अलॉन्ग और वॉल्यूम के अलॉन्ग। लाइन के अलॉन्ग मतलब किसी पाथ के अलॉन्ग अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो अब पाथ हमारा कैसा हो सकता है, पाथ हमारा ओपन भी हो सकता है, पाथ हमारा क्लोज भी हो सकता है। तो अगर पाथ ओपन है तो हम ऐसे सिंगल इंटीग्रल लिखेंगे और अगर पाथ क्लोज्ड है तो हम उसको ऐसे क्लोज्ड इंटीग्रल लिखेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज्ड। ये हो गया आपका लाइन इंटीग्रल और ये हमारा सिंगल इंटीग्रल होता है, या तो ये या फिर ये। अगर किसी सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करना है तो सरफेस हमारी कैसे हो सकती है, या तो सरफेस हमारी ऐसे होगी ओपन। ओपन सरफेस मीन्स आपके पास कोई ऐसे सर्कुलर डिस्क है, 2D डिस्क, 2D मतलब 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस में और जेड एक्सिस में, वाई एक्सिस में नहीं है। दो उसकी थिकनेस होगी बट वो थिकनेस इतनी कम है कि हम उसको मान रहे हैं कि वो 2D डायरेक्शन में डिस्क है। तो डिस्क कैसे होगी, ओपन सरफेस। और उस ओपन सरफेस का अगर हम नॉर्मल देखें तो इधर भी नॉर्मल है और इधर भी नॉर्मल है। तो ओपन सरफेस का नॉर्मल आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो ओपन अगर सरफेस है तो हम इंटीग्रेशन कैसा लेंगे, दिस इज ओपन इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रेशन फॉर ओपन सरफेस। अगर सरफेस हमारी क्लोज है, क्लोज सरफेस मीन्स कुछ इस तरह से सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस है, तो हमें जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, दैट इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस एंड इट इज डबल इंटीग्रल। अब आया हमारे पास अगर कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसी भी तरह का हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। अगर मैं इस तरह से बनाऊँ तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ देखने में कि ये वॉल्यूम है कि ये सरफेस है, ये सरफेस है कि वॉल्यूम
डायमेंशनल। ये क्या है? ये बॉल है, 3 डायमेंशनल बॉल है ना, गोल बॉल। बॉल के 3 डायमेंशन है और पूरा का पूरा वॉल्यूम है, तो वो बॉल क्या होगी? बॉल होगी 3 डायमेंशनल मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा एक वॉल्यूम का। और ये कैसा होगा? ये होगा हमारा ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका देखो, अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है एक वेक्टर फील्ड का अलोंग द पाथ dl, तो फील्ड तो हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, इंटीग्रेशन करना है हमें दूसरी डायरेक्शन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस फील्ड का इस पाथ के डायरेक्शन में कितना इफेक्ट है वो कैसे पता चलेगा? इस फील्ड को अगर हम प्रोजेक्ट करें इस पाथ के नाम, जैसे हमने अगर ये कोई फील्ड है, ठीक, इस फील्ड का इफेक्ट इस वाले पाथ पर कितना है? एफ कॉस थीटा। इस तरफ कितना है? एफ साइन थीटा। तो अगर इस फील्ड का प्रोजेक्शन जिस पाथ के अलोंग करते हैं वो कहाँ से आया था? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम इस फील्ड का और इस वाले पाथ का, ये डीएल पाथ है, इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें तो वो हमें क्या देता है? एफ डीएल कॉस थीटा। मीन्स डीएल पाथ के अलोंग कितना फोर्स आया? ये है डीएल पाथ के अलोंग फोर्स। तो डीएल पाथ के अलोंग फोर्स हमें कैसे मिलेगा? एफ और डीएल का हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट डीएल। ठीक है, तो डीएल पाथ के अलोंग फोर्स हमें मिल गया एफ डॉट डीएल। डीएल क्या है? ये पूरा पाथ है, पूरे पाथ में से डीएल एक छोटा सा सेगमेंट हमने लिया है, छोटा सा पाथ है, बट पाथ हमारे पास पूरा है, पूरे पाथ के अलोंग हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे अलोंग द होल पाथ। सो दिस विल गिव यू द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड अलोंग दिस पाथ। तो एफ डॉट डीएल का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा? इस वेक्टर फील्ड का इंटीग्रेशन अलोंग द पाथ डीएल। एक एक टर्म ऐसे ध्यान से समझना है। अब बात आती है सरफेस इंटीग्रल की। सरफेस इंटीग्रल में हम क्या करेंगे? ये रही सरफेस, हम एक छोटा सा एरिया ले लेंगे। अब छोटे से एरिया के अलोंग फोर्स कितना आ रहा है? तो उस फोर्स का प्रोजेक्शन डीए के साथ, कि उस एरिया के साथ फोर्स कितना आ रहा है तो वो कहाँ से मिल जाएगा? एफ डॉट डीए से। एफ डॉट डीए क्या बता रहा है कि इस एरिया के अलोंग फोर्स कितना है। अब डीए के अलोंग फोर्स इतना है तो होल सरफेस के अलोंग फोर्स कितना होगा? डबल इंटीग्रल। ठीक है, तो ये डबल इंटीग्रल क्या दे देगा? ओपन सरफेस के अलोंग फोर्स। और अगर यही हमारा क्लोज सरफेस होगा तो क्या दे देगा? क्लोज सरफेस के अलोंग फोर्स। अब देखो, जब भी हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो दो वेक्टर का, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग लेते हैं। पहला वेक्टर फोर्स तो हमें पता है, बट डीए एरिया जब हमने सेलेक्ट किया तो उस एरिया का फोर्स क्या होगा? उस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? तो अगर ओपन सरफेस है तो ओपन सरफेस के लिए जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ पर आएगी? नॉर्मल पर, ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है। बट अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस में जो आउटवर्ड एरिया है ना, आउटवर्ड एरिया विल बी टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। आउटवर्ड एरिया विल बी टेकन एज जैसे इस तरह का सरफेस है तो इधर से क्लोज्ड है, इधर से ओपन है, तो ये जो डायरेक्शन होगी इसको हम प्लस लेंगे। अगर ये प्लस जेड है तो ये पीछे वाली डायरेक्शन क्या होगी? माइनस जेड होगी। ठीक है, और जब भी हम कभी फील्ड की बात करते हैं और इस तरह की सरफेस बात करते हैं और हमने चार्ज की बात की, सपोज की चार्ज का जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो बाहर कैसे निकल रहा है वॉल्यूम से, तो उस केस में जब भी हम डायरेक्शन लेंगे ना तब हम डायरेक्शन लेते हैं कि जो ये सरफेस बनी है ना, सरफेस कहाँ से बनी? सरफेस हमारी बनेगी, अगर कोई लाइन है, लाइन का इंटीग्रेशन करोगे तो सरफेस बनेगी, सरफेस का इंटीग्रेशन करोगे तो वॉल्यूम बनेगा। तो ये सरफेस अगर बनी है तो किसी ना किसी लाइन से बनी है। अब लाइन से बनी है तो कहाँ से? ये रही आपकी बाउंड्री, ये ठीक,
एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड रूल लगाओ। अगर ये इस तरह से है तो राइट हैंड रूल मतलब अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है तो इसका जो प्लस सेगमेंट आएगा मीन्स नॉर्मल आएगा वो प्लस इधर आएगा। अगर पाथ आपका होता इस तरह से और इस तरह के पाथ को इंटीग्रेट करके आपने सरफेस बनाई है तो फिर इस तरह का नॉर्मल आता वो आता डाउनवर्ड डायरेक्शन तब प्लस नॉर्मल मिलता है नीचे मिलता। ठीक है, तो इस तरह के केस में क्या करना है, अगर गिवन नहीं है कुछ भी तो आप क्या लोगे कि आउटवर्ड एरिया जो होगा सरफेस का वो होगा आपका प्लस डायरेक्शन। अब एरिया वेक्टर अगर लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डीए को हम और लिख सकते हैं डीए डॉट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कैन बी एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब हमें चेक करना है कि नॉर्मल वेक्टर कहाँ पर मिल रहा है। अब आती है बात वॉल्यूम इंटीग्रल की। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या है हमारा, ये है ट्रिपल इंटीग्रल एफ डॉट डी वी। ठीक है, एक वॉल्यूम लिया और वॉल्यूम का हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल एंड दिस विल बी ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई नॉर्मल यहाँ पर जैसे डी डॉट एन लगाया ना, यहाँ पर डी वी डॉट एन लिखा है। अब आई बात थ्योरम्स की। ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये आपके सिलेबस में है, बट ये है क्या, क्यों हम इनको यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ तो हमने पढ़ी कि हमारे पास वेक्टर फील्ड थी, हमने उसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ किया, मतलब हमने वेक्टर फील्ड का डिफरेंशिएशन किया। और दूसरा काम हमने क्या किया कि हमारे पास वेक्टर फील्ड थी, हमने उसका इंटीग्रेशन किया। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल ऑपरेटर वेक्टर फील्ड पर कैसे कनेक्ट करने हैं, वो कैसे कनेक्ट होंगे इन थ्योरम से। वेक्टर फील्ड में डिफरेंशियल ऑपरेटर और इंटीग्रल ऑपरेटर जिस तरह से कनेक्ट किए जाएंगे वो किए जाएंगे यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब भी हम कभी कोई ऑपरेशन करते हैं, सपोज हम टाइम डोमेन में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और वो लेंथी पड़ रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसे कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम लाप्लास यूज़ करेंगे, लाप्लास से सॉल्व करेंगे, जो भी हमें उसमें चेंजेस करने हैं वो किए और उसके बाद फाइनल आउटपुट हम कैसे लेते हैं, उस लाप्लास को वापस से इन्वर्ट किया और कहाँ पर लेकर आए, टाइम डोमेन में। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर से इंटीग्रल ऑपरेटर में या इंटीग्रल से डिफरेंशियल में कब हम जाएंगे, जब हमें पहला जो कैलकुलेटिव पाथ है वो लॉन्ग पड़ रहा है तो हम दूसरे ऑपरेटर भी यूज़ कर लेंगे। दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, आप डिफरेंशियल यूज़ कर लो या इंटीग्रल यूज़ कर लो। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम हमें क्या बताता है, ग्रीन्स थ्योरम हमें देगा लाइन टू सरफेस, मीन्स लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें ग्रीन्स थ्योरम से मिलेगा। और ये है हमारा सिंगल इंटीग्रल फॉर ओपन पाथ। स्टोक्स थ्योरम क्या है, लाइन टू सरफेस इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड पाथ। ठीक है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या देगा, सरफेस टू वॉल्यूम इंटीग्रल। और कौन सी सरफेस, क्लोज सरफेस टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे बनेगा, जब आपकी सरफेस क्लोज होगी, एक सरफेस, दो सरफेस, 3, 4, 5, एक सरफेस है उसका इंटीग्रेशन लोगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम। लाइन का इंटीग्रल क्या देगा, सरफेस। अब देखो कैसे हम चेंज करेंगे लाइन टू सरफेस इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या था, लाइन इंटीग्रल था हमारा डॉट डी एफ। ठीक है, ये है हमारा लाइन इंटीग्रल। लाइन से सरफेस में अगर हमें जाना है तो सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड इनटू डी एफ। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया हमारा सरफेस इंटीग्रल में यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस फील्ड का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें और उसका हम डबल इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा। स्टोक्स थ्योरम में क्या होगा, यही चीज़ क्लोज पाथ के लिए होगी, लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल में
यूजिंग कर्ल ऑफ द फील्ड। तो ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम का ये चीज़ तो सेम है, बट ओपन पाथ और क्लोज पाथ के लिए ये याद रखना है। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करेगा, ये सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेगा। तो सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी ए, ये हो गया सरफेस इंटीग्रल। कौन सा, क्लोज, किस में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल ट्रिपल यूजिंग डाइवर्जेंस ऑफ द फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो कर्ल कहाँ से लेकर जा रहा है, कर्ल आपको सरफेस से लाइन में लेकर जा रहा है और डाइवर्जेंस आपको वॉल्यूम से सरफेस में लेकर आ रहा है। ठीक, तो कल नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यूमेरिकल, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस के थ्योरम के ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए होंगे। और अगर टाइम बचा तो फिर मैं डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट का भी करवा दूंगी, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक चीज़ जाने से पहले, अभी हमने कन्वर्ट किया लाइन टू सरफेस और सरफेस टू वॉल्यूम। सी, एक फंक्शन है हमारा कर्ल, ठीक, एक फंक्शन है हमारा डाइवर्जेंस। अगर कोई भूल जाता है ना तो यहाँ से याद रख लेना, भूलोगे नहीं। एक हुआ कर्ल, एक हो गया डाइवर्जेंस। कर्ल कहाँ से कहाँ ले गया, कर्ल ले गया सरफेस टू लाइन, और ये कहाँ ले गया, वॉल्यूम टू सरफेस। ठीक, वॉल्यूम टू सरफेस लेकर गया, इसका मतलब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब ट्रिपल इंटीग्रल, सरफेस मतलब डबल इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम से सरफेस में गया, इसका मतलब क्या, सरफेस है तो डबल इंटीग्रल आएगा। और यहाँ से देखो ये तीन इंटीग्रल में एक डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया, तीन इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन, कितना बचा, दो इंटीग्रल ऑपरेटर। तो यहाँ पर क्या आएंगे, डबल इंटीग्रल ऑपरेटर। ऐसे यहाँ पर देखोगे तो दो इंटीग्रल ऑपरेटर, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर, कहाँ कन्वर्ट हुआ, लाइन में, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल इंटीग्रल ऑपरेटर। ठीक है, लाइन इंटीग्रल है तो एफ डॉट डी एल, सरफेस इंटीग्रल है तो एफ डॉट डी एस। ठीक है, अब ये ओपन पाथ के लिए है तो ओपन है, ग्रीन्स थ्योरम बन गई, क्लोज पाथ है तो ये क्लोज्ड है, स्टोक्स थ्योरम बन गई। ठीक है, तो ये याद रखना बिल्कुल, ये तुम्हारा दे रहा है ग्रीन्स और स्टोक्स, और ये हो गया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहाँ से भी मिले क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पर पूछो। ठीक है, वहाँ पर आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। बट अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो गेट एग्जाम में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। गेट एग्जाम न्यूमेरिकल टाइप पेपर है, तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ मैंने बताई है उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिकल करना मस्ट है। अभी मैं लिख देती हूँ, लिखा हुआ है। डाइवर्जेंस का क्वेश्चन लगाने हैं, कर्ल के लगाने हैं, ग्रेडियंट के लगाने हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लगाने हैं, ग्रीन्स, स्टोक्स, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के, और सिंपल आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिकल और ईसी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए एक बात बोली है कि आप जब ईएमएफटी पढ़ोगे ना तो उसमें जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो मैक्सवेल इक्वेशन में देखना 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, वहाँ पर कन्वर्जन कैसे हो रहा है, डाइवर्जेंस का भी यूज़ हो रहा है, कर्ल का भी यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पर आप जब पढ़ोगे तो अब ये चीज़ याद आएगी कि डेल क्रॉस क्यों ले रहे हैं, डेल डॉट क्यों ले रहे हैं। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ना ईएमएफटी को और मैथमेटिक्स को। रिलेट नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, तो रिलेट करके ही पढ़ना है। ओके, सो एवरीवन टेक केयर, हैव अ गुड डे।